चलिए, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। इस सेशन में हम लोग जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है सप्लाई चैप्टर की बात करेंगे। बच्चों, अगर हम चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 की बात करें ना, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 में आपके पास 3 चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर है डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा चैप्टर है आपके पास कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर। तीसरा चैप्टर जिसमें आप देखोगे सप्लाई, जो मैं आज आपको कवर कराने जा रहा हूं। फिर बेटा चैप्टर नंबर 3 में आप देखोगे यहां पर प्रोडक्शन है और बच्चों यहां कॉस्ट है। और मैं बता दूं कि आपके लिए चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 की जो वेटेज है दैट इज 21 टू 24 मार्क्स। मतलब अगर मैं कहूं टोटली हमें ये 5 चैप्टर को कंप्लीट करना है 21 से 24 नंबर के लिए। और हलवा है दोस्त, कुछ नहीं है ये चैप्टर, आपको मैं अभी सप्लाई का चैप्टर करा के ये बात सिद्ध कर दूंगा। कुछ नहीं है ये चैप्टर। स्टार्ट करें? चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर इंट्रोडक्शन पोर्शन की। एक बात समझो, जरा मेरी बात समझना ध्यान से। मैं कह रहा हूं एक इकोनॉमी के अंदर दो सेगमेंट है दोस्तों, दो कह लो सेक्टर्स हैं। एक सेक्टर जो कि ना जो डिमांड करता है और एक सेक्टर जो सप्लाई करता है। ये जो डिमांड करने वाले लोग हैं इसको बोलते हो आप कंज्यूमर, और ये जो सप्लाई करने वाले लोग हैं इसको बोलते हो आप प्रोड्यूसर। तो पहले तो आप पढ़ क्या रहे हो भाई? आप पढ़ रहे हो सप्लाई, तो अपने आप को जरा प्रोड्यूसर के जूतों में फिट कर लो भाई। तुम अपने आप को प्रोड्यूसर मान के चलो, ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें एक मार्केट इकोनॉमी के अंदर, सेलर ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कॉन्स्टिट्यूट द सप्लाई साइड। यस सर, मैंने क्या बोला? जो सेलर होता है ना वो सप्लाई साइड को कॉन्स्टिट्यूट करता है, जो बायर होता है ना वो डिमांड साइड को कॉन्स्टिट्यूट करता है। सेलर कौन हो सकता है सर? सेलर कोई भी इंडिविजुअल, जैसे मैं कौन हूं भैया? इंडिविजुअल सेलर हो सकता है भैया। एक फर्म बना दी मैंने, पार्टनरशिप फर्म मान लो भैया, वो भी सेलर हो सकता है। अरे गवर्नमेंट भी सेल करती है, अरे बहुत चीजों का गवर्नमेंट सेल करती है भैया, ये गवर्नमेंट भी सेलर हो सकता है। तो सेलर कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई फर्म हो सकता है, कोई गवर्नमेंट हो सकती है। अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं दोस्त, हम बात करेंगे जरा सर ये सप्लाई भला है क्या? सप्लाई का मतलब क्या है मेरे बच्चे? सप्लाई की डेफिनेशन अभी टिप्स पे याद करेंगे। देखो, सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बोलो, अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट द प्रोड्यूसर। अरे भैया सप्लाई करने का काम किसका? प्रोड्यूसर का। प्रोड्यूसर आर विलिंग, क्या बोल रहे बेटा? प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर टू द मार्केट। क्या मतलब है? अभी थोड़ी देर में हम यहां से पर्दा उठाएंगे। that the producers are willing and able to offer to the market at various prices। किस प्राइस पे भैया? अलग अलग प्राइसेस पे during the given period of time, during the given period of time। बोलो, कोई डाउट यहां पे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? आ जाइए एक बार दोबारा। सप्लाई की डेफिनेशन, सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होना चाहिए पहले तो? अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बोलो, अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू सप्लाई, दैट द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू सप्लाई एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दोबारा, सप्लाई रेफर्स टू अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर टू द मार्केट एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए जरा ध्यान से, यहां नीचे ना 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपकी बुक में गिवन है बच्चों। देखिएगा वो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या है। सबसे पहले, सप्लाई रेफर्स टू व्हाट अ फर्म ऑफर फॉर सेल इन द मार्केट, नॉट नेसेसरली टू व्हाट दे सक्सीड इन सेलिंग। समझ रहे हो? देखो, एक कंपनी है मेरे दोस्त, इस कंपनी ने 10 कार मैन्युफैक्चर किए, 10 कार्स। उसने कहा कि हम इस 10 कार में से ना बिकने के लिए बिकने के लिए शोरूम में 3 कार को लगाएंगे भैया। शोरूम में कितने कार बिकने के लिए डाली? 3 कार। और बाकी के जो 7 कार थे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों कार इसने अपने स्टोर रूम में डाल दिया। अभी नहीं बेचेंगे जी, बाद में प्राइस बढ़ेंगे इसके तो बेचेंगे। देखो, स्टोरेज का मतलब क्या है? क्यों स्टोरेज का कॉन्सेप्ट आया भैया? हम चाहते हैं प्रोडक्शन तो अभी कर लिया हम लोगों ने,
हम चाहते हैं इसको जब फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा ना तब इसको मार्केट के अंदर उतारेंगे मेरे दोस्त। हमने इसको स्टोर रूम में रख दिया। अब बताओ ये 3 कार हमने शोरूम में रखी है कि ये 3 कार हम बेचना चाहते हैं और उन 3 कार में से केवल एक ही कार बिकी है। मेरी दोबारा से बात समझना दोस्त, मैं कह रहा हूं एक कंपनी ने 10 कार मैन्युफैक्चर की हैं जिसमें से 3 तो उसने बेचने के लिए शोरूम में रखा, बाकी के 7 कारों को उसने स्टोर रूम में रख दिया, बाद में बेचेंगे जब प्राइस हाई होगा। और दोस्त उन 3 कारों में से जो वो 3 कार शोरूम में रखे गए थे उनमें से एक कार बिक गई है, एक कार बिक गई है। मुझे बताइए इसमें से सप्लाई कौन सा नंबर होगा, 10, 7, 3 या 1? हाँ जी, दौड़ाओ दौड़ाओ दिमाग के घोड़े। बेटा देखो ऊपर लाइन क्या लिखी है, सप्लाई रेफर्स टू व्हाट अ फॉर्म ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल कितना था, 1 2 3 इन द मार्केट। सर बिकी तो एक ही है, तो बोला ना नॉट नेसेसरली टू व्हाट दे सक्सीड इन सेलिंग। भैया जरूरी नहीं है, मैंने जितना ऑफर किया ना मार्केट में बेचने के लिए दैट इज सप्लाई। उसमें से चाहे जितना मर्जी बिके वो सप्लाई नहीं होगा। सप्लाई क्या होगा दोस्त, वो सप्लाई होगा जो मैं मार्केट के अंदर ऑफर कर रहा हूं टू सेल। ठीक है, चलो वेरी गुड। दूसरी बात करते हैं, सप्लाई रिक्वायर्स बोथ विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू सप्लाई। हाँ देखो ना मैंने क्या बोला था, सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज that the producer are willing and able। हाँ willing and able, इसी कहानी पे आ रहे हैं बच्चे, इसी कहानी पे आ रहे हैं कि सप्लाई में दोनों चीजें होनी चाहिए, willingness and ability। प्रोडक्शन कॉस्ट इज ऑफन द प्राइमरी इन्फ्लुएंस ऑन एबिलिटी। सुनना मेरी बात को ध्यान से, मैं क्या कहना चाहता हूं। सर मैं ना एक सीमेंट की फर्म खोलना चाहता हूं। पता है दोस्तों बहुत लंबा समय और बहुत मोटा पैसा लगता है भाई सीमेंट की फर्म खोलने के लिए। सर मैं जियो को टक्कर देना चाहता हूं, टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर आना चाहता हूं। अरे भैया बहुत पैसा लगता है, मैं चाहता हूं, दैट इज माय विलिंगनेस। क्या मैंने सप्लाई कर दी, नहीं। विलिंगनेस के साथ क्या होनी चाहिए, मेरी एबिलिटी होनी चाहिए, तभी वो सप्लाई होगी ना। विलिंगनेस एंड एबिलिटी क्या होनी चाहिए बेटा, विलिंगनेस एंड एबिलिटी। क्योंकि जो कॉस्ट आता है ना मेरे दोस्त, उस कॉस्ट को सहने की भी तो क्षमता होनी चाहिए ना। दैट इज व्हाट सप्लाई, दैट इज व्हाट सप्लाई। तो सप्लाई में विलिंगनेस भी होनी चाहिए और एबिलिटी भी होनी चाहिए, तभी हम सप्लाई को कहेंगे कि सप्लाई अब इफेक्टिव हो गया है। अरे भैया सप्लाई इफेक्टिव कब होता है, जब उसमें विलिंगनेस टू सप्लाई हो एंड एबिलिटी टू सप्लाई हो। क्या हो बेटा, विलिंगनेस टू सप्लाई हो एंड एबिलिटी किस चीज की, बियर करेगा ना कॉस्ट को। इतनी एबिलिटी तो हो कि तू कम से कम कॉस्ट को बियर कर पाए। मेरे दोस्त दो बातें समझ में आ रही है क्या। पहली बात सप्लाई का मतलब क्या होता है भैया, डेफिनेशन बताया मैंने आपको पहले। डेफिनेशन मतलब क्या, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू सप्लाई एट वेरियस प्राइसेस, अलग अलग प्राइसेस पे ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आएंगे बेटा आगे। फिर मैंने आपको बताया भैया सप्लाई का मतलब है जो फर्म ऑफर कर रही है फॉर सेल, नॉट द एक्चुअल सेल। एक्चुअल सेल से कोई लेना देना नहीं। सप्लाई का मतलब है सर इफेक्टिव तभी होगी सप्लाई जब यहां पर विलिंगनेस टू सप्लाई एंड एबिलिटी टू सप्लाई आ जाएगी। चलो तीसरी बात, सप्लाई क्या है बेटा, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। सप्लाई इज, बोलो ना, आइडेंटिफाइड फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम और पीरियड। ठीक है, द क्वांटिटी सप्लाइड इज सो मच पर यूनिट पर टाइम पर डे पर वीक पर ईयर। सर नहीं समझ में आया, देखो मैं आपको समझाता हूं। रमेश वांट टू सप्लाई, रमेश ना सप्लाई करना चाहता है, विलिंगनेस है, क्या एबिलिटी दिखाई दे रही है क्या, नहीं। तो मैं इस स्टेटमेंट को सप्लाई नहीं कह सकता। रमेश वांट टू सप्लाई सेल फोन। अच्छा देखो मेरे दोस्त मैंने कहा यहां पर तो सर गुड्स भी नहीं थे, यहां पर क्या आ गया, गुड्स आ गए। द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो यहां पर क्या आ गया बेटा, गुड्स। लेकिन वांट आ रहा है, एबिलिटी दिखाई दे रही है क्या, नहीं। अब देखो रमेश सप्लाइड 600 सेल फोन्स, अब क्या आ रहा है बच्चों यहां पे, सर पहली चीज जो आपने कहा था ना, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये दिख रहा है। और सप्लाइड मतलब क्या, इसकी वांट भी दिख रही है और इसकी एबिलिटी भी दिख रही है। क्या दिख रही है, इसकी एबिलिटी भी दिखाई दे रही है, करेक्ट। लेकिन सर क्या नहीं दिख रहा, देखो क्या नहीं दिख रहा, सर प्राइस गिवन नहीं था वहां, सर ये टाइम पीरियड वगैरह गिवन नहीं था, तो ये भी क्या नहीं होगा बेटा, ये भी सप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है दैट द रमेश सप्लाइड 600 सेल फोन्स एट ₹500 ईच। तो यहां पर जो आप कह रहे थे ना वो प्राइस नहीं है, तो लो जी क्वांटिटी भी है, वांट एबिलिटी भी है और आ गया ना यहाँ पे प्राइस। मैंने कहा प्राइस तो आ गया लेकिन समय नहीं है बच्चों यहां पर, तो इसको भी हम लोग सप्लाई नहीं कहेंगे। अब देखना जरा सप्लाई की परफेक्ट
परफेक्ट स्टेटमेंट क्या है? रमेश सप्लाइड 600 सेल फोन्स एट 5000 पर मंथ पर ईयर। जो आपने पीछे पढ़ा ना, ये कि सर ये क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। यहां पर क्या होना चाहिए बेटा? टाइम होना चाहिए, पर डे, पर वीक, पर ईयर, तभी वो सप्लाई कहलाएगी, अदरवाइज वो सप्लाई नहीं कहलाएगी सर, अदरवाइज वो सप्लाई नहीं कहलाएगी। तो रमेश सप्लाइड 600 सेल फोन्स, आ गया क्वांटिटी, बोलो क्या चाहिए? द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो क्वांटिटी आ गई। दैट द प्रोड्यूसर्स, कौन है भैया? ये देखो रमेश कौन है? प्रोड्यूसर्स आर विलिंग। अब भैया ये विलिंग भी है, और क्योंकि ये सप्लाई कर रहा है तो इससे पता लगता है उसकी एबिलिटी भी है। विलिंग एंड एबल टू सप्लाई एट वेरियस प्राइस। भैया प्राइस आ गया, प्राइस आ गया क्या? ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम आ गया, बोलो पीरियड ऑफ टाइम आ गया क्या? तो भैया ये सारे एसेंशियल्स होने चाहिए, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू सप्लाई एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये सारे एसेंशियल्स होने चाहिए। इज दिस क्लियर? हाँ या ना बोलो बेटा, कमेंट में लिख के बताना सब कुछ क्लियर हो रहा है क्या? चलो आगे बढ़े। हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। आगे भयंकर सा एक टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। इस टॉपिक को पहले समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई मतलब क्या? सप्लाई को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर। सप्लाई को डिटरमाइन करना, डिटरमाइन मतलब भैया सप्लाई कब बढ़ेगी, कब कम होगी, ठीक है। इसको हम एक और नाम देते हैं फैक्टर्स। वो सारे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं सप्लाई को, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, वो सारे फैक्टर्स जो क्या कर रहे हैं बेटा? सप्लाई को अफेक्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से कभी तो सप्लाई बढ़ जाती है और कभी सप्लाई कम हो जाती है। तो हम बात करेंगे बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। जल्दी से चलते हैं आगे। ऑल्दो प्राइस इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, हाँ हमें पता है सर, प्राइस एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है सप्लाई के लिए। चलो आगे मैं समझाऊंगा बच्चों, टेंशन नहीं। डिटरमाइनिंग द विलिंगनेस एंड डिजायर टू पार्ट विद द कमोडिटीज, देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। कह रहे सर प्राइस तो है ही है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो ना डिसाइड करते हैं कि हाँ सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी। देखो ना, सबसे पहले तो प्राइस है, इसको क्या बोलते हैं? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, है ना, प्राइस। इसके अलावा ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये सारे फैक्टर्स, इसको क्या बोलते हैं? अदर देन प्राइस, फैक्टर्स अदर देन प्राइस। जल्दी से एक बार देख लीजिए, रिलेटेड गुड्स का प्राइस, यहां भी रिलेटेड गुड्स होते हैं सर, डिमांड में भी थे, हाँ यहां भी होते हैं, थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, उसका प्राइस, टेक्नोलॉजी का प्राइस, गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी आई, कॉम्पोजिशन एंड साइज ऑफ इंडस्ट्री कैसा है, एक्सपेक्टेशन क्या है, एंड नंबर ऑफ सेलर्स क्या है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं अदर देन प्राइस है, प्राइस को छोड़ करके हैं बच्चों। इनकी चर्चा अब हम स्टार्ट करते हैं। प्राइस ऑफ द गुड्स की बात करते हैं। देखो सबसे पहले जब भी मैं कहता हूं प्राइस ऑफ द गुड्स, हाँ समझना ध्यान से, जब मैं पहले लेवल पे कहता हूं ना आपको प्राइस ऑफ द गुड्स, मेरे बच्चे ध्यान से, मैं बोल तो प्राइस रहा हूं, लेकिन तुम्हारे कानों में जो आवाज पहुंच रही है वो पहुंच रही है प्रॉफिट। क्या पहुंच रही है बेटा? प्रॉफिट। मैंने कहा प्राइस ऑफ द गुड्स, तो तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है? प्रॉफिट ऑफ द गुड्स। क्या सुनाई दे रहा है बच्चे? प्रॉफिट ऑफ द गुड्स। क्यों सर? अरे मैं अभी बताऊंगा ना तुमको। देखो यहां पर पहली लाइन में कहते हैं कैटरस पैराबिस, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। ये देखो ना, कैटरस पैराबिस मतलब जब मैं प्राइस की बात कर रहा हूं, जब मैं केवल प्राइस की बात कर रहा हूं, तो ये जो अदर फैक्टर्स है ना, उनको कह दो ये चुप बैठ जाएं। इन फैक्टर्स को कह दो इनमें कोई परिवर्तन ना हो, इनमें कोई चेंज ना हो, मैं सिर्फ प्राइस की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? सिर्फ प्राइस की। तो मतलब अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या कैटरस पैरेविस, अगर हाइयर द रिलेटिव प्राइस, अगर प्राइस बढ़ेगा गुड्स का तो क्वांटिटी बढ़ेगी भाई साहब सप्लाई की। मतलब देखो, मान लो पहले कोई कमोडिटी मैं 10 रुपए में सेल करता था, तो मैं इसकी ना 100 यूनिट सेल कर देता था, 10 रुपए में 100 यूनिट। अगर ये प्राइस 12 रुपए हो जाए, सर ये प्राइस क्यों बढ़ा है? मैंने कहा कोई और कारण हो ही नहीं सकता, रिलेटेड गुड्स के प्राइस नहीं बढ़े सर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस नहीं बढ़े, टेक्नोलॉजी का कोई दिक्कत नहीं हुआ भैया, गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं हुआ, अरे भैया अदर देन
प्राइस कोई चेंज हुआ ही नहीं। तो प्राइस क्यों चेंज हुआ है बेटा? प्राइस जो बढ़ा है वो प्योरली आपका प्रॉफिट बढ़ा है। क्या बढ़ा है? आपका प्रॉफिट। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं कि भैया 2 रुपए से आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो। और तुम बताओ ना, तुम जब ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे तो उस चीज की सप्लाई बढ़ाओगे या नहीं? आप सोचोगे यार ज्यादा ज्यादा बेच करके पैसे निकालो यहां से, ज्यादा कमा लो यहां से। करेक्ट है? बात समझ में आ रही है? ज्यादा प्राइस बढ़ने पे आप ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज अपने स्टोर रूम से निकालोगे और मार्केट में उतार दोगे। क्यों भैया? तुमको प्राइस ज्यादा मिल रहा है। क्यों भैया? क्योंकि तुमको प्राइस ज्यादा मिल रहा है, प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। बोलो जी, क्लियर है? This is because the goods and services are produced by the firm in order to earn profit, and ceteris paribus, profit rise if the price of its product rises. चलो, ये लिखा है यहाँ पे, देखो, प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस मींस प्रॉफिट। आप हाँ लिखते रहिएगा, आपको इसकी नोटिंग कराई गई है पूरी, तो आप इसको लिखते रहिएगा। प्राइस मींस प्रॉफिट, है ना? प्रॉफिट इंक्रीज होगा, अगर प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्रॉफिट डिक्रीज होगा तो सप्लाई कम होगा, क्योंकि हम यहाँ पे एजम्पशन क्या ले रहे हैं? कैटरस पैरेबस, मतलब सिर्फ प्राइस बढ़ना चाहिए, अदर फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बोलो, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। समझ में आ रही बात? एक बार यहाँ देखिए, देखो मेरी बात समझना। आपने ना डिमांड में जो रिलेटेड गुड्स पढ़े थे, यहां वैसा वाला हिसाब किताब नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, वैसे वाला हिसाब नहीं है। अब सोचो एक प्रोड्यूसर है, वो क्या कर रहा है? वो ना अपने रिसोर्सेज से, उसके पास जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, उससे दो कमोडिटीज का प्रोडक्शन कर रहा है, गुड्स ए या गुड्स बी। अगर गुड्स ए के प्राइस बढ़ गए, प्योरली मैं कह रहा हूं गुड्स ए के प्राइस बढ़ रहे हैं दोस्त, तो वो क्या करेगा? वहां से उसकी प्रॉफिट बढ़ जाएगी, तो वो सोचेगा कि मैं यहाँ पे सप्लाई ज्यादा करूं, और इसीलिए वो गुड्स बी के ना रिसोर्सेज निकाल करके ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज गुड्स ए पे लगा देगा। ठीक है? करेक्ट सर? गुड्स बी की क्या दिक्कत थी सर? गुड्स बी की क्या गलती थी? इसका तो प्राइस कांस्टेंट था। हाँ बच्चे, गुड्स बी की कोई दिक्कत नहीं थी, कोई गलती नहीं थी। गुड्स बी का प्राइस उतना ही था, कांस्टेंट था, लेकिन गुड्स ए का प्राइस बढ़ गया था, प्रॉफिट यहां बढ़ गया था। तो इसको इग्नोर किया थोड़ा, और इस पे ज्यादा ध्यान दिया, यहां से रिसोर्सेज निकाल करके यहां लगा दिया, ताकि ये इसकी सप्लाई को बढ़ा सके। प्राइस भले कांस्टेंट था, इसकी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। चलो जी, समझ में आ रही बातें? अच्छा, एक बार मैं यहां से भी आपको दिखा दूं। अगर गुड्स का प्राइस राइज हो जाता है, दे बिकम रिलेटिवली मोर प्रॉफिटेबल, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर जो है इसको ज्यादा से ज्यादा सेल करने की कोशिश करेगा। हायर प्राइस ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस एंड सेलिंग, इट बिकम्स मोर प्रॉफिटेबल। यस, दोबारा यही बातें हो रही हैं। ठीक है? तो यहाँ से रिसोर्सेज हम क्या करते हैं बेटा? टुवर्ड्स, जहां पर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है उधर की तरफ हम शिफ्ट कर देते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे कि मान लीजिए कि एक प्रिंटिंग प्रेस है, वो दो तरह की बुक्स निकालता है, एक कॉमिक बुक्स है, ठीक है, और दूसरी अदर बुक्स है। तो कॉमिक बुक का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो वो क्या करेगा? अदर बुक्स का प्रोडक्शन कम करके कॉमिक बुक का प्रोडक्शन बढ़ा देगा। करेक्ट? चलो, फिर प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइसेस की बात करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। यहां से देखिएगा बेटा, अगर हम इनपुट के प्राइस की बात करें, सच एज वेजेस, रॉ मटेरियल एंड इंटरेस्ट रेट्स की, अगर ये हमें सस्ते मिल रहे हैं बच्चों, डिक्रीज्ड मिल रहे हैं, एक बात बताओ, वेजेस कम देना पड़ रहा है, रॉ मटेरियल कम लग रहा है, इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, तो हमारा कॉस्ट क्या होगा बच्चों? कम। कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा। देखना जरा मैं किस लाइन में आपको लेके जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर मेरा इंटरेस्ट, वेजेस एंड रॉ मटेरियल का प्राइस डिक्रीज हो जाए, तो भैया मेरा कॉस्ट कम, कॉस्ट कम तो प्रॉफिट ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा। लेकिन वैसे वर्षा मेरे दोस्त, अगर यही सारी चीजें इंक्रीज हो जाए तो कॉस्ट ज्यादा, प्रॉफिट कम, सप्लाई कम। समझ रहे हो? कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, और सप्लाई को हमें कम करना पड़ेगा। मेरे दोस्त आगे देखो, इसमें नोट में मैंने लिखा राइज इन द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड। ठीक है? तो अगर इसका प्राइस अगर बढ़ जाए तो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट जो है ना, वो ज्यादा इंपैक्ट होगा, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल कम इंपैक्ट होगा। मतलब क्या? इंपैक्ट डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंटली पड़ता है। समझना मेरी बात को। सर लैंड का प्राइस बढ़ गया, रेंट बढ़ गया, मतलब उसका, तो बेटा व्हीट डायरेक्टली कनेक्टेड है। व्हीट के ना, व्हीट के प्रोडक्शन में आप देखोगे इसका इंपैक्ट दिखाई देगा, इसका प्राइस बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन लेकिन मेरे दोस्त, इससे क्या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ज्यादा फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं सर, नहीं सर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अदर इंडस्ट्री को जनरली कम फर्क पड़ेगा, लेकिन थोड़ा कम फर्क पड़ेगा। यही बताया है आपको। अगर प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्टर वो बढ़ जाए तो वो डिफरेंटली इंपैक्ट करता है बच्चों, वो डिफरेंटली इंपैक्ट करता है, एंड दिस इज ओवर हियर। ठीक है?
एक बार आप रीड आउट कर लोगे ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने आपसे कुछ भी नोट्स में छोड़ी नहीं है, कुछ भी कोई भी चीज आपसे छोड़ी नहीं बेटा, सारी बातें आपको यहाँ पर बता दी हैं। एक बार आप रीड आउट करें, बस रीड आउट करना है और कुछ नहीं, ठीक है। और डाउट हो तो भैया कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं आपको आंसर 100% करूंगा ही करूंगा। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं मेरे दोस्त। देखो, अगर टेक्नोलॉजी न्यू है, नई टेक्नोलॉजी है, या तो ओल्ड टेक्नोलॉजी है, अगर टेक्नोलॉजी न्यू है तो एफिशिएंसी भैया नए वाले में बढ़ेगी, ओल्ड वाले में कम होगी। कॉस्ट नए वाले में कम आएगा और ओल्ड वाले में ज्यादा आएगा। प्रॉफिट फिर इसी हिसाब से नए वाले में बढ़ जाएगा और ओल्ड वाले में कम होगा। अब मेरा प्रॉफिट से मेरा दिमाग जो है ना चलना शुरू हो जाएगा, भैया यहां जहां मेरा प्रॉफिट ज्यादा है उसकी सप्लाई बढ़ा दूंगा, जहां मेरी प्रॉफिट कम है वहां पर सप्लाई में क्या कर दूंगा मेरे दोस्त, कम कर दूंगा। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एक बार आप देख लीजिए। अगर इन्वेंशन और इनोवेशंस की बात करें तो ये क्या करता है बेटा, ज्यादा से ज्यादा गुड्स के प्रोडक्शन की तरफ लेकर के जाता है, अच्छी क्वांटिटी में सप्लाई किया जाता है गुड्स को, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं कहूं तो इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपका कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, ठीक है, मैंने आपको ये बातें बता दी हैं, ठीक है। चलो, गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात करते हैं भैया। गवर्नमेंट पॉलिसी देखो, जैसे मैं टैक्सेस की बात करता हूं, जनरली गवर्नमेंट पॉलिसी में टैक्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर कौन सा टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी एंड जीएसटी। अगर ये राइज हो जाए, यही बढ़ जाए सर, यही बढ़ जाए तो कॉस्ट बढ़ गया ना मेरा, कॉस्ट बढ़ गया तो मेरी प्रॉफिट कम हो गई, और प्रॉफिट कम हो गया तो भैया मैं तो बदला लूंगा, मैं तो सप्लाई को कम करूंगा। लेकिन अगर यही टैक्स रेट गवर्नमेंट ने कहा डाउन करो, डाउन 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 डाउन, तो भैया यहां कॉस्ट मेरा कम होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, सप्लाई में बढ़ा दूंगा। सब्सिडी की बात कर लो बच्चों, आगे बढ़ोगे ना जब आप, तो सब्सिडी की भी बात की है। देखो, ये तो टैक्सेशन की बात हुई थी, लेकिन उसके बाद सब्सिडी की भी बात की इन्होंने, तो हमने भी सब्सिडी लिख दिया। हमने कहा अच्छा सब्सिडी अगर देते हो, अगर देते हो तो हमारा कॉस्ट कम होगा, कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगा। गाड़ी इसी दिशा में लेकर के जानी है भैया, कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट होगा, प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट होगा, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे सप्लाई पे इंपैक्ट क्या आएगा। अगर ये देते नहीं, मान लो कहते सब्सिडी नॉट अलाउड, हमने कहा जी कॉस्ट बढ़ जाएगा हमारा, जी प्रॉफिट कम हो जाएगा हमारा, और चलो हम भी सप्लाई कम कर देंगे फिर, करेक्ट। तीसरी बात लिखी थी इन्होंने गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस को लेकर के। सर रिस्ट्रिक्शंस किस तरह का, मान लो प्रोडक्शन पे या सप्लाई पे अगर किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, जैसे कोटा लगा दिया या इनपुट की राशनिंग कर दी कि इतना इतना इनपुट ही देंगे, इतना इतना रॉ मटेरियल देंगे हम लोग, तो भैया वहां पर मैं सप्लाई को कम कर दूंगा, करेक्ट ना, वहां सप्लाई क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। कंपटीशन की बात कर लो, अगर देखो कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, और सारे मिलकर के सप्लाई किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं भाई, बायर का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, सारे एक जैसी चीजें बेच रहे हैं, तो भैया मैं सप्लाई ज्यादा करके ज्यादा पैसा कमाना चाहूंगा। लेकिन अगर मोनोपोली में हूं मेरे दोस्त, मोनोपोली में जनरली कोशिश ये रहती है कि सप्लाई को कम करके पैसा कमाऊं, है ना। मैं अकेला व्यक्ति हूं किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने वाला, जितना मार्केट में उस चीज की कमी होगी ना उतना ज्यादा उस चीज का प्राइस बढ़ेगा और मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो मोनोपोली में मैं हमेशा कोशिश करूंगा सप्लाई को कम करने की। एक्सपेक्टेशन, अरे देखो मेरी बात सुनो, आज तुम आलू खरीदने जा रहे हो, तुमको लगता है कल से आलू सस्ते हो जाएंगे, मतलब आप फ्यूचर में सोच करके चल रहे हो कि फ्यूचर में आलू क्या हो जाएंगे बेटा, सस्ते हो जाएंगे। देखना मेरी बात को, फ्यूचर प्राइस जो आपको लग रहा है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे अरे भाई आज ही आलू की सप्लाई, आप खरीदने नहीं जा रहे हो, आप बेचने जा रहे हो, माफ कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि भैया आज जो मैं बेचने जा रहा हूं आलू, कल से आलू का प्राइस कम हो जाएगा, तो आप कोशिश करोगे आज ही आलू को बढ़ी हुई कीमत पे बेच दो। अरे कुछ और आलू भी रखा है घर के अंदर, चलो इसको भी बेचो, बेचो बेचो, ज्यादा सप्लाई करने की कोशिश करोगे, ज्यादा सप्लाई करोगे बढ़ी हुई कीमत पे, जब तुमको लग रहा है फ्यूचर में ये डिक्रीज हो जाएगा तो, करेक्ट। लेकिन तुमको लग रहा है कल से तो इंक्रीज होगा, अरे दुकान बंद कर, कल खोलेंगे, दुकान बंद कर, अभी कल से ओपन करेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि जब प्राइस कल ओपन होगा ना तब मैं सप्लाई को बढ़ाऊंगा, आज मैं सप्लाई को कम कर दूंगा, आज मैं सप्लाई को क्या करूंगा बच्चे, कम कर दूंगा। बोलिए कोई डाउट यहां तक, नो सर, कोई डाउट नहीं है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। नंबर ऑफ सेलर्स लार्ज हो सकते हैं और स्मॉल हो सकते हैं, अगर बहुत सारे सेलर्स है, बहुत सारे, तो सप्लाई तो बढ़ेगी। सर सब सेलर ही कम है, सप्लाई कम हो जाएगी। देखो एंट्री ऑफ द न्यू डोमेस्टिक और फॉरेन फर्म्स, तो वहां पे सप्लाई कब शिफ्ट होता है, राइट वर्ड याद रखिएगा बेटा। देखो मेरी बात समझना, अगर मान लो नए फर्म्स आ रहे हैं तो मार्केट में सप्लाई क्या होगा, देखो ये सप्लाई कब है,
तो पहले मान लो कि सप्लाई ना इतनी हुआ करती थी, अब क्या होगा ये, अब ये यार राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ये क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सप्लाई क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि नई फर्म आ रही है और नई फर्म मिलकर के सप्लाई को बढ़ाएंगी बढ़ाएंगी। वो कोई भी फर्म हो सकती है, डोमेस्टिक फर्म भी हो सकती है और फॉरेन फर्म्स भी हो सकती है। नंबर ऑफ सेलर्स, अदर फैक्टर्स में एक बार पढ़े आप, देखिए मैंने क्या क्या बताया है आपको। द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द प्रोड्यूस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल एंड फॉरेन पॉलिसी। हाँ, गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल फॉरेन पॉलिसी याद है, 1948 वाला पॉलिसीज वाले चैप्टर में पढ़ाया था आपको, है ना। हाँ सर, याद आ रहा है, कीटाणु जिंदा है ना दोस्तों। गोल्स ऑफ द फर्म, फर्म के गोल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, नेचुरल फैक्टर्स हो सकते हैं भैया, मान लो एकदम से ना वेदर ही चेंज हो गया, चीज खाने पीने वाली चीजों के ना प्राइस बढ़ गए, अर्थक्वेक, भगवान ना करे फ्लड देखना पड़े, अर्थक्वेक देखना पड़े, देखो तुम प्राइस कहां जाते हैं फिर। मैन मेड फैक्टर सच एज वॉर, हाँ जी, लेबर स्ट्राइक, आपने देखा ना, एक वॉर तो तुमने जिंदा रहते देख लिया, किसका, रशिया यूक्रेन। खाने वाली चीजें, खासकर गेहूं का प्राइस कैसे बढ़ा, शायद आप लोगों ने नोटिस किया हो। लेबर का स्ट्राइक हो गया, भैया दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। कम्युनल राइट्स हो गए, बहुत दिक्कत हो जाएगी मेरे दोस्त। तो ये अदर फैक्टर्स भी हैं, आपको ये टोटली 8 फैक्टर्स मैंने करा दिए। चलिए गाड़ी आगे ले चलते हैं, तो लॉ ऑफ सप्लाई, हाँ जी, बात किसकी कर रहे हैं, लॉ ऑफ सप्लाई, हाँ सर, लॉ ऑफ सप्लाई की बात करेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई की बात करेंगे। देखिए लॉ ऑफ सप्लाई को कैसे कह सकते हो, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, सर आपने बताया था इसको बोलते हैं कैटरस पैरिबस, क्या बोलते हैं बेटा, बोलो, कैटरस पैरिबस, है ना। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, और बात किसकी होगी, सिर्फ प्राइस की। द क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, क्वांटिटी जो है ना वो, एंड ऑफर्ड फॉर सेल विल इंक्रीज, क्वांटिटी बढ़ जाएगा एज द प्राइस ऑफ द गुड्स राइजेस एंड डिक्रीज एज द प्राइस फॉल्स। मतलब सिंपल ना, बाकी चीजों में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, अगर प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। कोई डाउट, डाउट वाली चीज ही नहीं है दोस्त, डाउट वाली कोई चीज ही नहीं है। पीछे वाला स्लाइड ये भी देख, ये भी देख बेटा। इन जनरल प्रोड्यूसर्स आर प्रिपेयर टू सेल, हाँ सर, देयर प्रोडक्ट एंड फॉर द प्राइस, करेक्ट ना। अरे तुम बताओ ना, तुम लोग कोई भी सामान बेचना चाहते हो, तुम कौन हो, तुम सब प्रोड्यूसर हो मेरे दोस्त, फ्री में बांटोगे, पैसे लेंगे, क्या लेंगे, पैसे। इफ दैट प्राइस इज एट least as high as the cost of produce an additional unit of a product, therefore the willingness to supply depends upon what, price and कॉस्ट। और याद रखो इनके बीच का डिफरेंस जितना बड़ा होगा मैं उतना ज्यादा सप्लाई करूंगा, क्योंकि प्राइस और कॉस्ट का जितना डिफरेंस बढ़ता जाएगा दैट इज माय प्रॉफिट, दैट इज माय प्रॉफिट। ये इन्नू सा है, कम बेचूंगा, इतना है देख, कॉस्ट इतना है, प्रॉफिट इतना आ रहा है भैया, ज्यादा बेचूंगा। जैसे इनके बीच का डिफरेंस, किसके, कॉस्ट का और प्राइस के बीच का डिफरेंस बढ़ता रहेगा, आई विल सप्लाई मोर, मैं ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करूंगा, क्योंकि क्योंकि डिफरेंस बढ़ने का मतलब है प्रॉफिट का बढ़ना। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में एंड प्राइस के बीच में, और किसके बीच में बेटा, प्राइस के बीच में, रिलेटेड वेरिएबल्स में आ जाते हैं। नॉर्मली सप्लाई इज रिलेटेड टू प्राइस, पता है ना, बातों को रिपीट घुमाने की आदत थोड़ी जाएगी भैया। चलो अब लॉ डिपेंड कर रहा है कॉमन सेंस पे, अच्छा सर कॉमन सेंस पे, हाँ बेटा देखना, ज्यादा प्राइस मिलेगा मतलब ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा इंसेंटिव है तुम्हें सेल करने का, ज्यादा सेल करोगे ना, कॉमन 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 सेंस, कॉमन सेंस है भैया। द लॉ इज नॉन टू बी द करेक्ट इन अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस, मतलब देखो ऐसा है ना, ऐसा नहीं कि हर केस के अंदर ये लॉ इंप्लीमेंट हो ही जाएगा, लेकिन हाँ लार्ज नंबर ऑफ केसेस में ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। कुछ एक्सेप्शन है इसके, मैं दिखाता हूं तुमको एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में कुछ पढ़ो, देखो अगर हम लेबर की बात करें, वेरी हाई वेजेस, we may find that the supply of labor has decreased instead of increasing. Thus, the behavior of supply depends upon the phenomena considered and the degree of the possible adjustment in supply. मतलब क्या, लेबर का अगर प्राइस हाई हो जाए तो वो क्या करेगा पता है, इसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम, इसकी सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगी बच्चों, कम। कैसे सर, लेबर का प्राइस हाई हो जाए तो इसकी सप्लाई मार्केट में कम कैसे हो जाएगी, often thus the behavior of supply depends upon the phenomena considered and the degree of possible adjustment in supply, correct. The behavior of supply is also affected by the time period, है ना। अगर शॉर्ट रन की बात करें तो शायद ना इससे कोई ज्यादा फर्क ना पड़े, तो इसीलिए इसीलिए शॉर्ट रन में अगर प्राइस बढ़ाओ तो क्या पता सप्लाई ना बढ़े, बट लॉन्ग रन में इजीली
ये रिस्पॉन्स कर देगा बच्चों। तो मैंने आपको बताया जैसे लेबर के प्राइस में ऐसा होता है, लेबर का अगर वेज रेट बढ़ जाए, लेबर का अगर वेज रेट बढ़ जाए तो भैया उस समय पे लेबर की क्या हो जाती है बेटा, सप्लाई कम, लेबर की सप्लाई क्या हो जाती है, कम। तुम सोचो ना, वैसे ही ना लेबर की सप्लाई कम हुई तभी तो इसका वेज रेट बढ़ाया गया, करेक्ट ना। तो लेबर की सप्लाई कम हुई तभी इसका वेज रेट क्या हुआ, बढ़ा। तो मतलब क्या, जनरली ये समय ऐसा है जहां पर दिख रहा है वेज रेट तभी बढ़ रहा है जब लेबर की सप्लाई कम हो रही है। दूसरा मैंने कहा टाइम पीरियड पे भी फर्क पड़ता है। मैंने किसी चीज का ना देखा प्राइस बढ़ रहा है, मैंने कहा 2-4-10 दिन की बात है, कोई बात नहीं, मैं शायद सप्लाई ना बढ़ाऊं शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन अगर मुझे दिख रहा है लंबे समय की बात है तो शायद मैं क्या करूंगा बेटा, सप्लाई को बढ़ा दूंगा, करेक्ट। चलो, इसको हम सप्लाई शेड्यूल और कर्व की मदद से समझते हैं। और ये रहा आपके सामने दोस्तों सप्लाई शेड्यूल। हाँ जी, सप्लाई शेड्यूल कुछ नहीं बच्चे, सब कुछ सेम है। देखो, प्राइस 1 रुपया तो मैं 5 यूनिट बेचूंगा, प्राइस 2 रुपया 35 बेचूंगा, प्राइस 3 रुपए बढ़ा रहे हो, प्राइस 45 बेचूंगा, प्राइस 4 रुपए 55 यूनिट बेचूंगा, प्राइस 5 रुपए 65 यूनिट बेचूंगा। प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई। इट शोज दैट द डिफरेंट प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी, क्या शो कर रहा है बेटा, डिफरेंट प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी, द कॉरस्पॉन्डेंस क्वांटिटी। हाँ जी, क्या शो कर रहा है, इसके भैया प्राइस के मुकाबले क्वांटिटी जो है ना, दैट सप्लाईज आर विलिंग टू सप्लाई फॉर द सेल, वो क्या हो रहा है बेटा, विद ऑल अदर वेरिएबल्स हेल्ड कांस्टेंट। अगर बाकी के वेरिएबल को कांस्टेंट रखोगे तो आप देखोगे जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सप्लाई साइड बता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चलो जी, टेबल क्या शो कर रहा है, यही मैंने बताया कि 1 रुपए पे 5 यूनिट, 2 रुपए पे 35 यूनिट। ये पढ़ाने वाली बात है, पढ़ लो एक बार। हाँ, आजो सर, हम बात करते हैं सप्लाई कर्व की। किसकी बात करें बेटा, सप्लाई कर्व की। कर्व क्या बता रहे हैं, देखो यहां से शुरू हुआ 1 रुपए पे 5 यूनिट, 2 रुपए पे 35 यूनिट, 3 रुपए पे 45 यूनिट, 4 रुपए पे 55 यूनिट, 5 रुपए पे 65 यूनिट। और जब मैं इन सारे पॉइंट को मीट कर देता हूं ना मेरे दोस्त, तो ये एक इस तरीके से कर्व मिल जाता है। अब इस कर्व की खासियत ये है कि ये कर्व जब आप देखते हो तो ये क्या है बेटा, अपवर्ड स्लोपिंग है। कैसा है बोलो, अपवर्ड स्लोपिंग। याद रखिएगा, जिसका लोअर साइड लेफ्ट में हो, अपर साइड राइट में हो। अपर साइड कहां हो बेटा, राइट में, उसको बोलते हैं बेटा अपवर्ड स्लोपिंग। क्या बोलते हैं बेटा, अपवर्ड स्लोपिंग है। कैसा है ये, अपवर्ड स्लोपिंग है। पॉजिटिव स्लोपिंग के नाम से भी आप इसको जानते हैं, पॉजिटिव स्लोपिंग के नाम से भी आप इसको जानते हैं, ठीक है। चलो सर, बहुत ही बढ़िया सर, उम्दा, बहुत बढ़िया। आओ, सप्लाई कर्व क्या शो कर रहा है, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट द प्रोड्यूसर आर विलिंग, है ना, टू सेल एट द गिवन प्राइस एंड होल्डिंग द कांस्टेंट अदर फैक्टर्स। ये सेम बातें आपके पास लिखी हुई हैं। सप्लाई का रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस, ठीक है। हाईएस्ट क्वांटिटी सप्लाई कब होगा, जब प्राइस ज्यादा होगा। मिनिमम प्राइस पे भैया क्वांटिटी सप्लाइड भी कम होगा। सब बातें जो है ना तुम्हारे दिलो दिमाग में पहुंच गई होंगी दोस्तों। आओ, कह रहे हैं सर सप्लाई कर्व जो होता है अपवर्ड होता है टुवर्ड्स राइट, है ना, पॉजिटिव स्लोप होता है टुवर्ड्स राइट। राइट वर्ड भी कह सकते हो, अपवर्ड भी कह सकते हो, याद रखिएगा। शोइंग दैट द प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। डायरेक्ट रिलेशन है दोस्त, कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, इंपॉर्टेंट है। अपवर्ड है बेटा, बोलो अपवर्ड है, पॉजिटिव है, इंक्रीज कर रहा है जब प्राइस, तो सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है और डायरेक्ट रिलेशन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है बेटा, डायरेक्ट रिलेशन को। सर समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। ये सब तो रही इंडिविजुअल की बात। जरा मार्केट सप्लाई की बात करें, क्या ये क्या होता है सर, मार्केट सप्लाई नाम की भी चीज होती है क्या, अरे हाँ रे, मार्केट सप्लाई भी होती है। देखो, जब आप सप्लाई की बात करते हो तो वो इंडिविजुअल सप्लाई भी होती है और मार्केट सप्लाई भी होती है। बस मैं आपको समझा दूं पहले मार्केट का मतलब क्या है। यहाँ पे जब मैं कहता हूं मार्केट, आपने कभी तो पिज्जा देखा होगा, वही वही गोल गोल सा। सर एक ही खाते हैं ना हम, तो हमारे लिए जो ट्रायंगल होता है, अच्छा बेटा तुम्हारे लिए ट्रायंगल होगा, मैं तो पूरा खा लेता हूं, मेरे लिए गोल है, सर्कल है, कोई बात नहीं। जब हम पिज्जा की बात करें अगर, तो पिज्जा के मार्केट की बात करो, पिज्जा की सप्लाई करने वाला एक अकेला मैं ही थोड़ी हूं, एक अकेला तुम ही थोड़ी। मानो ना तुम दुकानदार हो पिज्जा के, मैं भी दुकानदार हूं पिज्जा का, हम दोनों ही थोड़ी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो पिज्जा की सप्लाई करते हैं। तुम बताओ हम क्या करेंगे, हमारा एक ही मोटिव है, टू अर्न प्रॉफिट। पिज्जा खाना मोटिव नहीं है गधो, हमारा मोटिव क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। तो भैया अगर मान लो 5 रुपए का प्राइस है तो मैं 10 पिज्जा बेचता हूं, हाँ मैं तो 10 बेच देता हूं, आप ना 15 बेच देते हो। चंट चतुर चालाक हो दोस्तों। कोई और व्यक्ति है वो 25 बेच देता है, बोलो कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर। सर 3 ही लिखे आपने, पिज्जा के सप्लायर 3 है, अबे कितना लिखता रहूंगा, एज्यूम करो 3 ही है। लिखने को तो 4, 5, 10, 15, 20, 50, 100, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख लिख लो, लेकिन मेरे दोस्त पेजेस कहां से लाओगे, और कॉन्सेप्ट ही तो समझना है।
तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम ये अपनी सहूलियत के लिए मान लेते हैं कि मान लेते हैं एक मार्केट के अंदर, पिज्जा के मार्केट के अंदर केवल 3 ही सप्लायर हैं, ऐसा मान लेते हैं। 5 रुपए पे ए 10 की सप्लाई करता है, बी 15 की और सी 25 की। अगर प्राइस 10 का हो जाए तो बी बच्चे यहां पर मान लो 15 यूनिट की सप्लाई करता है, बी 25 यूनिट की और सी जो है 30 यूनिट की सप्लाई करता है। ऐसे ही अगर प्राइस 15 का हो जाए तो ये 20, ये 30 और ये 35 यूनिट की सप्लाई करता है। तो भैया मैं जानना चाहता हूं कि 5 रुपए के प्राइस पे, देखना मेरे बच्चे मैं क्या कहना चाहता हूं, 5 रुपए के प्राइस पे पिज्जा के मार्केट में सेल कितनी, टोटल पिज्जा के मार्केट में सेल कितनी है। तो भैया 5 रुपए पे सर 25, 35, 10, 40, 30, 10, 40, 10, 50, 5 रुपए पे 50 यूनिट बिकती है। 5 रुपए पे पिज्जा का मार्केट कहता है कि हम 50 यूनिट बेच लेते हैं, मार्केट में 50 यूनिट बिक जाती है बेटा। 10 रुपए के प्राइस पे 25, 30, 40 और 30, 70, है ना, 50, 85, 15 रुपए के प्राइस पे 85 यूनिट। ये जो ए बी सी का आ रहा है ना बेटा, ये वाला जो सप्लाई है दैट इज द मार्केट सप्लाई। ये क्या होता है बेटा, मार्केट सप्लाई। क्या होता है बच्चों बोलो, ये मार्केट सप्लाई। और ये जो मैंने आपके सामने बना दिया ये क्या है बेटा, मार्केट शेड्यूल। बोलो ना बेटा, ये क्या है, मार्केट शेड्यूल है। क्या है बच्चों, ये मार्केट शेड्यूल। सर मार्केट कर्व नाम की भी चीज होगी, अरे बड़े चालाक हो तुम, बिल्कुल मार्केट कर्व नाम की भी चीज होती है। मार्केट सप्लाई कर्व कैसा होता है, देखो एक कर्व ऐसा बनेगा, दूसरा ऐसा बनेगा, तीसरा ऐसा बनेगा, चौथा हट के बनेगा बिल्कुल ऐसे वाला, ठीक है ना, उसको बोलते हैं मार्केट सप्लाई कर्व। क्या बोलते हैं बेटा, मार्केट का सप्लाई कर्व। मार्केट का सप्लाई कर्व, मार्केट का मतलब किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की बात कर रहे हैं, तो पिज्जा यहां पर हमारे एग्जांपल में। इज दिस क्लियर, बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है। आज हाँ, अब हम, अच्छा इसको ना आप एक बार पढ़ लीजिएगा। Sum of suppliers of the commodity made by all the individual firms, their supply agencies. Market supply of the commodity given in the amount of the commodity supply per time period at the various alternative prices by all the producers. सारे के सारे producers को हमने यहाँ पर ले लिया है. It is derived by adding. हमने क्या किया बेटा, add ही तो किया है. The quantity supplied by each seller at the different prices. अलग अलग prices पे उनके द्वारा कितनी quantity supply की गई है उनको add करके हमने ये निकाल दिया है. मार्केट सप्लाई इज गवर्न बाय द लॉ ऑफ सप्लाई. यस भैया, मार्केट इंडिविजुअल सप्लाई भी लॉ ऑफ सप्लाई से गवर्न कर रहा है. देखो ना, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ रही है. और मार्केट सप्लाई भी यानी कि गवर्न किया जा रहा है बाय द लॉ ऑफ सप्लाई. ठीक है, डिपेंड करता है अदर फैक्टर्स पे. करेक्ट, इतना ही है आपके कोर्स में. अब मैं देखो मैंने क्या किया, यूनिट जो आपके पास टॉपिक 5 मैंने लिखा है मूवमेंट, और जो टॉपिक 6 लिखा है शिफ्ट, मूवमेंट एंड शिफ्ट, इसके लिए हम लोगों ने सिर्फ एक ही ये डायग्राम याद करना है, कहानी खत्म. सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम मैं एक बार फिर भी बता देता हूं. जब मैं शिफ्ट की बात करता हूं तो इसका मतलब है कर्व में इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है. जब मैं शिफ्ट की बात करता हूं तो इसका मतलब है कर्व में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है. और जब मैं बात करता हूं मूवमेंट की, तो वहां पर क्या हो रहा है बेटा, कर्व में यहां पर भी, यहां पर मूवमेंट में इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा मेरे दोस्त, यहां पर एक्सपेंशन हो रहा है. क्या हो रहा है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. चलो याद करें एक बार, देखना जरा ध्यान से. मैंने कहा कि सर देखो, अगर ना मैंने आपको बताया ना ये वाली चीज याद रखो, फैक्टर्स याद है, हाँ ये रहे. देखो अगर मैं सिर्फ प्राइस की बात कर, सिर्फ प्राइस की, और दूसरे सेंस में हम बात करें, दूसरे पार्ट में हम बात कर रहे हैं अदर देन प्राइस की, है ना. एक बार तो हम बात कर रहे हैं प्राइस की और दूसरे बारे में बात कर रहे हैं बेटा अदर देन प्राइस की. देखना बच्चों ध्यान से, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, क्या बोल रहा हूं मैं, ड्यू टू चेंज इन प्राइस. और यहां क्या बोल रहा हूं, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स. प्राइस को छोड़ के प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स हो सकता है, यहां पर इधर प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स. टेक्नोलॉजी में चेंज हो सकती है सर इनपुट के प्राइस में चेंज हो सकता है सर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंज हो सकती है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में चेंज हो सकता है, कुछ भी अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. अगर प्राइस की वजह से हो तो यहां इधर की साइड, अगर प्राइस को छोड़ के बाकी फैक्टर्स की वजह से हो तो इधर की साइड. बच्चों ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यहां क्या हो रहा है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई. और यहां क्या होता है बेटा, ड्यू टू अदर फैक्टर्स चेंज इन सप्लाई. इसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, इसको बोलते हैं चेंज इन सप्लाई. करेक्ट, बहुत बढ़िया. सर
अगर हम ना प्राइस की वजह से चेंज देखते हैं तो यहाँ पर मूवमेंट होता है बच्चों, और जब हम अदर देन प्राइस की वजह से चेंज देखते हैं तो यहाँ क्या होता है बच्चे, शिफ्ट। मूवमेंट की बात करें तो प्राइस इंक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होगा। अगर देखो मेरी बात समझना, प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है, प्राइस क्या हो रहा है अगर डिक्रीज, देखो मान लेते हैं पहले प्राइस था ओपी, ओपी इतना प्राइस था, और इस प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाई थी ओक्यू। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर लूं। हाँ जी, ओपी प्राइस था, इस प्राइस पे आपकी क्वांटिटी सप्लाई थी ओक्यू। ठीक है, अगर प्राइस डिक्रीज हो जाए, मान लो ओपी से ओपी डैश हो जाए, तो क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी, ओक्यू से ओक्यू डैश। क्या हो जाएगी बेटा, ओक्यू से ओक्यू डैश। मतलब प्राइस रिड्यूस हुआ, सप्लाई भी क्या हो गई बेटा, रिड्यूस हो गई। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन कहां हो रहा है बेटा, डाउनवर्ड हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। देख रहे हो, ये नीचे की तरफ हो रहा है, डाउनवर्ड। करेक्ट सर, प्राइस के कम होने की वजह से आपने देखा सप्लाई क्या हो गई है, यहाँ पे कम हो गई है। ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो, अगर देखना, अगर प्राइस ओपी था उससे ओपी डैश हो गया, तो क्वांटिटी पहले ओक्यू था और उससे अब क्या हो गया बेटा, ओक्यू डैश। तो आप देख रहे हो आपकी सप्लाई क्या हो गई है, सप्लाई आपका बढ़ गया है। इसको बोलते हैं एक्सपांशन, और एक्सपांशन हमेशा अपवर्ड होता है, इतने में कोई डाउट नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। इसी को अगर मैं एक ही कर्व पे दिखाऊं ना बेटा, तो आप देखोगे एक ही कर्व के ऊपर अगर ये एक्सपांशन है तो ऊपर, और कॉन्ट्रैक्शन है तो नीचे, मतलब एक ही कर्व पे ऊपर नीचे। इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व। एक सप्लाई कर्व पे क्या हो रहा है बेटा, मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, चलो शिफ्ट की बात करते हैं। शिफ्ट में सर पहली बात तो प्राइस ले ही नहीं रहे, प्राइस में तो कोई चेंज है ही नहीं, अदर फैक्टर्स में चेंज है, पॉजिटिव या नेगेटिव। करेक्ट, अगर पॉजिटिव चेंज है सर अदर फैक्टर्स में, जैसे जैसे कि टैक्स का रेट कम हो गया, इनपुट का प्राइस कम हो गया, फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस नेगेटिव हो गई ना, तो आज के लिए वो पॉजिटिव बात है। ठीक है, तो यहां पर ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। देख रहे हो, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन पहले सप्लाई कितनी थी, ओ क्यू, अब कितनी हो रही है, ओ क्यू डैश, ओ क्यू डैश, क्योंकि सप्लाई का क्या हो गया, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, यहां पर देखो, यहां ध्यान से देखो, मान ले पहले आपका ओपी प्राइस था, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, क्वांटिटी ओक्यू थी, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन अब क्या हो गया, ओ क्यू डैश, क्वांटिटी कम हो गई है, मतलब क्या, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया, ये वाला लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया। क्यों, क्योंकि भैया कहीं ना कहीं जो है ना, कहीं ना कहीं नेगेटिव चेंजेस हुए होंगे, टैक्स का रेट बढ़ गया होगा, इनपुट का प्राइस बढ़ गया होगा, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि आपका जो सप्लाई कर्व है वो डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ ये एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। करेक्ट, चलो बहुत बढ़िया सर, सब कुछ समझ में आ गया। आ जाओ जरा इलास्टिसिटी की तरफ चलते हैं, बच्चों को बड़ा परेशान करता है ये इलास्टिसिटी। पर टेंशन ना लेना दोस्त, इलास्टिसिटी बड़ा आसान है, कुछ है ही नहीं इलास्टिसिटी में। देखो मेरे दोस्त, मैं क्या बोलता हूं, इलास्टिसिटी of supply is defined as the responsiveness of the quantity supplied of a goods to a change in its price। अच्छा, मतलब मैंने जितने सारे आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग, वो सारे फैक्टर्स याद करो ना, जो अफेक्ट कर रहे हैं किसको, सप्लाई को, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, ये तो उसमें एक ही बात कर रहे हैं हम, सिर्फ प्राइस की। किसकी बात कर रहे हैं, प्राइस की। अदर देन प्राइस नहीं नहीं, अभी बात नहीं करेंगे बेटा अदर देन प्राइस की, देखेंगे आगे, पहले तो हम बात करें प्राइस की। तो प्राइस में अगर चेंज होता है, प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, याद है, प्राइस कम होता है तो सप्लाई क्या हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है। करेक्ट, तो कह रहे हैं कि भैया देखो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, बोलो दोबारा, क्या बोल रहा, इलास्टिसिटी मतलब चेंज, सप्लाई में चेंज, बोलो सप्लाई में क्या हो रहा है, चेंज, इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिवनेस, किसके रिस्पॉन्स, देखो चेंज हो रहा है सप्लाई में, सर किसके रिस्पॉन्स में, प्राइस के रिस्पॉन्स में, प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ गया, रिस्पॉन्सिव चेंज है, रिस्पॉन्सिव चेंज, प्राइस कम हुआ सप्लाई कम हो गया, रिस्पॉन्सिव चेंज है मेरे दोस्त, क्या है ये, रिस्पॉन्सिव चेंज है। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है सर। आगे देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी, एंड देखो मैं यहाँ पर फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूला इन्होंने कहा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या बोला बेटा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब अगर देखो प्राइस में 20% चेंज हो रहा है और उसकी वजह से सप्लाई 10% चेंज हो रहा है, तो यहाँ क्या बन रहा है बेटा, अगर मैं कहूँ 0 से 0, 1/2 इज 0.5, तो ये क्या हो गया, इलास्टिसिटी, ये क्या हो गई, इलास्टिसिटी। ऐसा भी हो सकता है सर कि अगर हम कहें 10% चेंज हो रहा है प्राइस में, 20% चेंज हो रहा है किसमें बेटा, सप्लाई में, तो ये क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा ये
2। ऐसा भी हो सकता है सर 10% प्राइस में चेंज हो रहा है और 10% क्वांटिटी सप्लाई में चेंज हो रहा है, ये क्या आ जाएगा 1। हाँ बिल्कुल हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटीज हैं, हम सारी पॉसिबिलिटीज पे चर्चा करेंगे। लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको एक फॉर्मूला और दे देता हूं, देखना ध्यान से। चीजें अगर परसेंटेज में गिवन हो तो काम आसान है, लेकिन चीजें अगर इस तरीके से गिवन हो कि मान लो कि एक्स का प्राइस इंक्रीज होता है 2000 पर यूनिट से 2100 पर यूनिट पे, है ना, और उसके बाद ये 2500 यूनिट से 3000 यूनिट हो जाता है ऐसे, तो क्या करें मेरे दोस्त? तो मेरे दोस्त आपको इसको ना थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को क्या लिखोगे? डेल्टा क्यू बाय क्यू मल्टीप्लाई 100 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा पी बाय पी मल्टीप्लाई 100। 100 से 100 काट दिया, डेल्टा क्यू बाय पी, पी होल डिवाइडेड बाय डेल्टा पी बाय पी। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो डेल्टा क्यू बाय क्यू मल्टीप्लाई पी बाय डेल्टा पी, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। डेल्टा क्यू बाय क्यू मल्टीप्लाई पी बाय डेल्टा पी, ये फॉर्मूला याद कीजिए और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल करके आंसर वापस से मैं कह रहा हूं कमेंट करना। कसम दे दूंगा दोस्तों अगर कमेंट नहीं किया तो। पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए, कमेंट कीजिए। अगर तुमसे ये आंसर नहीं हो पाता है, वीडियो लेके आएंगे एक और, टेंशन मत लेना। अगर नहीं होता भैया क्वेश्चंस की वीडियो ले आऊंगा। और बताओ, और बताओ, आ जाओ जी, और जो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सप्लाई, टाइप्स ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी, ये देखो परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, लेस इलास्टिक सप्लाई, ग्रेटर इलास्टिक सप्लाई, यूनिट इलास्टिक सप्लाई और परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ये 5 तरह के सप्लाई होते हैं, लेकिन इसको हमने एक ही जगह पे कवर कर लिया है। मैं पढ़ाऊंगा जरूर, पहले यहां से इसको समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करते हैं। जरा देखो बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, बोलो जरा जोर से बोलो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसा होता है? परफेक्टली इन इलास्टिक। देखो एक होता है इलास्टिक, एक होता है इन इलास्टिक, मतलब चेंज है ही नहीं। इन इलास्टिक का मतलब क्या? चेंज है ही नहीं। और जब भी मैं कहता हूं चेंज या इलास्टिक, इलास्टिक हमेशा सप्लाई में ढूंढना। किस में ढूंढना? सप्लाई में। देखो मैं कह रहा हूं इन इलास्टिक, तो इन इलास्टिक क्या है? सप्लाई, मतलब इलास्टिसिटी है ही नहीं, तो लिखा ना ईएस बराबर जीरो। ईएस बराबर जीरो मतलब ये है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस भले हो जाए, लेकिन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई नहीं है। सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा भाई, प्राइस में भले चेंज होता रहे, सप्लाई में कोई चेंज नहीं है। देखो इसमें ना आपका आपका ये कर्व कैसा बनता है, देख रहे हो? प्राइस आपका क्या हो रहा है? प्राइस आपका पहले था ये ओपी, प्राइस हो गया ओपी डैश, लेकिन क्वांटिटी ये तो गजब है भैया, ओ क्यू, बस इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। और आप ध्यान से देखो, इसलिए इसको बोल रहे हैं वर्टिकल सप्लाई कर्व। क्या है ये? वर्टिकल सप्लाई कर्व। बोलो ना क्या है ये? वर्टिकल सप्लाई कर्व, करेक्ट सर? अच्छा आप ये बता रहे हो क्या? हाँ ये देखो, यही वाला देख रहे हो, पढ़ो इसको। रिजल्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस, सर प्राइस में चेंज हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। ईएस होगा जीरो, ईएस होगा जीरो। वर्टिकल सप्लाई कर्व का कैसा बनेगा बेटा? वर्टिकल सप्लाई कर्व। अदर वर्ड्स में वही लिखा हुआ है, अनअफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस। भैया सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस से अनअफेक्टेड है। और ये देख रहे हो, ये वर्टिकल बन गया आपके सामने। समझ में आ रहा है क्या? हाँ हाँ आ रहा है सर। मैं इसके बाद बात करता हूं बेटा, सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, एक कह रहा है गजब चेंज है भाई साहब, इतना चेंज है कि मेजर करना मुश्किल हो गया। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इनफिनिटी। चेंज इन सप्लाई कितना हो रहा है? इनफिनिटी। मतलब देखो यहां पर, यहां उल्टा है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ और सप्लाई अपने आप ही भाग गई, या तो बढ़ गई या तो घट गई, कुछ भी। देखो सर, अच्छा आप कह रहे हो प्राइस सेम है, यहां प्राइस चेंज हो रहा था, यहां प्राइस सेम है, और क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गई या घट गई, कुछ भी मान लो दोस्त, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गई या घट गई। देख रहे हो, इसको बोल रहे परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। क्या बोल रहे हैं इसको? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। क्या बोल रहे हैं इसको? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। बोलो सर, नो चेंज इन प्राइस बट ह्यूज चेंज इन सप्लाई। ठीक है, इसको भी पढ़ा दूं, आ जाओ। ये कह रहा है कि भैया यहां पर जीरो इलास्टिक का जो है ना, ये ऑपोजिट है, एक्सट्रीम ऑपोजिट है। इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया ना, ऑपोजिट है तो इकट्ठे पढ़ लो इसको। पहले मैंने आपको पढ़ाया जीरो ऑपोजिट, जीरो इलास्टिक, यानी क्या? परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या? परफेक्टली इन इलास्टिक को हम जीरो इलास्टिक भी कह देते हैं। ठीक है, यहां पर देखो, प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अप्रोचेस, ठीक है, इन्फिनिटी एंड द सप्लाई कर्व बिकम्स हॉरिजॉन्टल। सप्लाई कर्व क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल हो गया। लिखा है मैंने ना, हॉरिजॉन्टल है। कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। बोलो जी, कोई समस्या, कोई डाउट, कोई परेशानी? नहीं, नहीं सर बिल्कुल नहीं। अब हम बात करते हैं यूनिट इलास्टिक की। ये बीच देखो, ये वाला यूनिट इलास्टिक, ये रहा।
जहां पर ना सर परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड परसेंटेज चेंज इन सप्लाई बराबर हो, जितने से प्राइस बढ़ा या घटा उतने से ही सप्लाई बढ़ा और घटा हो। मान लो कि प्राइस बढ़ गया बेटा कितने से, 10% से, क्वांटिटी भी बढ़ गई कितने से बेटा, 10% से। तो ये ना डिवाइडिंग लाइन बना रहा है, बिल्कुल डिवाइडिंग एक लाइन बनाता है, इसको हम यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। एक बार यहां से पढ़ लीजिए, ES 1 है, जब रिलेटिवली चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रिलेटिव चेंज इन द प्राइस, तब ये आता है। और यहां पर आपके पास जो है ना डिवाइडिंग लाइन बन जाता है, बाउंड्री बिटवीन द इलास्टिक एंड इनइलास्टिक, इलास्टिक और इनइलास्टिक के बीच में एक बाउंड्री रेंज जो है ये बनाने का काम करता है यूनिट इलास्टिक ऑफ सप्लाई। सर इसके बाद आ जाते हैं ग्रेटर इलास्टिक ऑफ सप्लाई। याद रखिएगा, एक से ज्यादा इलास्टिसिटी है, इन्फिनिटी से कम है, एक से ज्यादा है लेकिन इन्फिनिटी से कम है, देख रहे हो, एक से ज्यादा मतलब प्राइस में चेंज कम और सप्लाई में चेंज ज्यादा। प्राइस में चेंज 10%, सप्लाई में चेंज 20%। ठीक है। रिलेटिवली लेस इलास्टिक में क्या होता है सर, देखो, जीरो से ज्यादा इलास्टिसिटी लेकिन एक से कम है, देख रहे हो, जीरो नहीं होगा कभी, ये जीरो से ज्यादा है लेकिन एक से कम रहेगा। देखो आप यहां पर प्राइस में चेंज कम है और सप्लाई में चेंज ज्यादा है, देख रहे हो, प्राइस में चेंज कितना है, सॉरी प्राइस में चेंज ज्यादा है, यहाँ पे प्राइस में चेंज कितना है 20% और सप्लाई में चेंज कितना है 10%। 10 डिवाइडेड बाई 20 0.5, ऐसे ही आएगा 0.6 0.7 0.8 0.9, 1 नहीं होगा, क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा, और जीरो भी नहीं होगा, जीरो से 1 के बीच में घूमता रहेगा। इसको बोलते हैं रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई, रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई। ग्रेटर इलास्टिक आपने देख ही लिया, यहां से जा रहा है, इसका कर्व याद रखिएगा, ठीक है, पीछे से, करेक्ट। चलो, लेकिन अगर लेस इलास्टिक की बात करें तो कुछ नहीं भैया, ये रहा आपका कर्व, ये मैं आपको ऑलरेडी अभी समझा चुका हूं, बता चुका हूं, करेक्ट। यही डिफरेंस है जो मेरे को समझाने बताने थे बच्चों, यहां तक कोई समस्या कोई डाउट होनी नहीं चाहिए आपको। अब आ जाइए, एक टॉपिक और है, सप्लाई कर्व ऑफ इंडस्ट्री विद द लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी। हाँ, समझो, ध्यान से समझो, कभी नहीं पढ़ा आप लोगों ने ये टॉपिक, बिल्कुल नया है आपको आपके लिए। तो मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिखा, इंडस्ट्री है या फॉर्म है, इंडस्ट्री है या फॉर्म है। अगर उसके पास आइडियल रिसोर्सेस है, समझ रहे हो, मतलब उसके पास लैंड, लेबर, कैपिटल अभी ना बचा हुआ है, मान लो 80% यूज कर रहा है वो, 100% में से 80% यूज कर रहा है, तो आइडियली बच गया ना 20%, तो उसके पास क्या हो गया बेटा, आइडियल रिसोर्स। कितने परसेंट बच गए, 20%, 80% क्या हो गया बेटा, यूज, है ना। और यहां पर कह रहे हैं दूसरा कंडीशन, ये एक ये कंडीशन हो गया, और दूसरा कंडीशन क्या है, मान लो सेकंड अलग अप्रोच है हमारे पास कि हमने 100% रिसोर्सेज यूज कर लिए, आइडियली कितना बचा, अरे कुछ नहीं बचा भाई। तो अगर तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं रिसोर्स, once the firm reaches to the full capacity, further increase in the production is possible only by building a new plant and incurring the expense towards this, correct। तो अगर मेरे को ना बोला जाए कि सर सप्लाई को बढ़ा दो, अरे हम अपने 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, वी कैन नॉट इंक्रीज द सप्लाई। अगर हमें सप्लाई इंक्रीज करना है तो हमें नए प्लांट एंड बिल्डिंग्स वगैरह लगाने पड़ जाएंगे। तो इंड्यूस द फॉर्म्स टू इंक्रीज द आउटपुट, प्राइस मस्ट राइज सब्सटेंशियली। यहाँ पर प्राइस क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा, एंड सप्लाई बिकम्स लेस इलास्टिक। प्राइस भले बढ़ जाए लेकिन सप्लाई में बढ़ा नहीं सकता, सप्लाई क्या हो जाएगी, लेस इलास्टिक। याद रखना है बेटा, फुल कैपेसिटी में काम कर रहे हो, सप्लाई क्या होगी, लेस इलास्टिक। फुल कैपेसिटी में काम कर रहे हो, सप्लाई क्या होगी बेटा, लेस इलास्टिक, करेक्ट। देखो P3 टू P4, P3 से P4, ठीक है, ये क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन सप्लाई ज्यादा बढ़ा पा रहे हैं क्या, देख रहे हो, सप्लाई Q3 से Q4, Q3 से Q4 सप्लाई बहुत कम बढ़ रही है, करेक्ट। लेकिन अगर आप ना बेटा यहां पर काम कर रहे हो, यहां पर जहां पर ना आप अपने 100% रिसोर्सेज यूज नहीं कर रहे हो, 20% आपके पास आइडियल है, हल्का सा भी प्राइस बढ़ेगा ना, आप क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा दोगे, सप्लाई ज्यादा कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो, इन दिस रीजन firm have ideal capacity and therefore when the price rises they response to increase the quantity supply, और quantity supply बढ़ेगी मतलब ये हो गया इलास्टिक, ये क्या हो गया बेटा, इलास्टिक, है ना, ये क्या हो गया, इलास्टिक, ठीक है। और ये क्या हो गया बेटा, लेस इलास्टिक, लेस इलास्टिक। इसमें देख रहे हो प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहा है लेकिन फिर भी हम सप्लाई बढ़ा नहीं पा रहे हैं, बहुत कम बढ़ा पा रहे हैं, क्यों, रिसोर्सेज है ही नहीं। यहाँ पर प्राइस छोटा सा ही बढ़ा है लेकिन हमने सप्लाई ज्यादा बढ़ा दिया, क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज है तुम्हारे पास। सर आ रहा है समझ, आ रहा है बेटा। एक और हमारे पास मेजरमेंट का तरीका है इलास्टिसिटी को, मेजरमेंट ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी। देखो, अच्छा ये तो वही है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी,
इंटू पी बाई क्यू, ये तो सेम है, ये जो मैंने पीछे आपको समझा दिया वही है ना। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको देना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपके पास। अब मैं बात करता हूँ आर्क इलास्टिसिटी की, जिसके बारे में शायद अभी तक आपने नहीं समझा, नहीं पढ़ा, ठीक है। ये ना, टू प्राइजेस कैन बी फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज Q2 माइनस Q1, Q2 प्लस Q1, P2 प्लस P1 एंड इनटू है बेटा इनटू P2 माइनस P1। अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। यहां जब मैं कहता हूं Q2 मतलब क्या भैया, देखो Q2 Q1, क्वांटिटी 1 जो है आपके पास, देख रहे हो, क्वांटिटी 1, ये क्या हो गया? ओरिजिनल क्वांटिटी। ये क्या हो गया? ओरिजिनल क्वांटिटी। Q2 क्या हो गया? चेंज नहीं है बेटा, ये है न्यू क्वांटिटी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, न्यू क्वांटिटी में से ओरिजिनल क्वांटिटी माइनस करना है। यहां पर न्यू क्वांटिटी में ओरिजिनल क्वांटिटी क्या करना है बेटा? ऐड करना है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। P2, P2 का मतलब क्या है? न्यू प्राइस। एंड P1 का मतलब क्या है? ओल्ड प्राइस। आसान है ना। सो भैया, ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस को एक बार ऐड करेंगे ऊपर, एंड नीचे क्या करेंगे बेटा? माइनस करेंगे न्यू प्राइस एंड ओल्ड प्राइस को, आपका आंसर आ जाएगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको ये दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा हूं, आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है जी। चलो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एवर एवर एवर। द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ध्यान से सुनिएगा, हमने इसको आपके लिए आसान कर दिया है, सारे पॉइंट्स आपके लिए इस तरीके से लिखे हुए हैं। अगर मान लीजिए कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, या कॉस्ट कांस्टेंट है, या नेगेटिव राइज है, समझ रहे हो बात को? अगर कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, अगर कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, तो सर यहां पर प्राइस जो है ना, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वो लेस हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा सर, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा मेरे दोस्त। कॉस्ट बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है, तो यहां इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा बच्चों, बोलो। सर, अगर मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है ना, तो मैं कम सप्लाई करूंगा। क्या करूंगा बेटा? मैं सप्लाई को कम कर दूंगा, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कम हो जाएगी। बोलो, समझ में आ रही बात? अरे कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, सप्लाई कम कर दो, लेकिन कॉस्ट कांस्टेंट है सर, या नेग्लिजिबल राइज है कॉस्ट में, तो आप चाहो तो सप्लाई बढ़ा सकते हो। आप यहाँ पर सप्लाई क्या कर सकते हो बेटा? बढ़ा सकते हो। दैट्स व्हाई इलास्टिक होता है ये, और ये लेस इलास्टिक होता है। कोई दिक्कत नहीं सर, यही बातें लिखिए। प्रोडक्शन cost substantial increase in the cost, तो producer will have less incentive to increase the quantity supplied in response to the increased price। अगर प्राइस बढ़ भी गया तो आप इसमें सप्लाई कम करोगे, इसमें सप्लाई क्या करोगे बच्चों? कम करोगे। बोलो, समझ में आ रही बात? आप इसमें सप्लाई को कम बढ़ाओगे, तुम्हारे पास इंसेंटिव कम है, तो जब यहाँ पर कम बढ़ाओगे तो भैया यहाँ पर चेंज भी नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें कि कांस्टेंट है या फिर नेग्लिजिबल राइज है, तो यहाँ पर इलास्टिक होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। आ जाओ आगे। पीरियड ऑफ टाइम, अगर लंबा समय लगने वाला है, तो फॉर्म ना वहां पे बिल्ड कर सकती है न्यू फॉर्म्स और नए प्लांट्स। तो यहाँ पर ना ज्यादा इलास्टिसिटी होने के चांसेस है, मतलब क्या? सप्लाई के बढ़ने के चांसेस, हाँ या ना? सप्लाई बढ़ना मतलब इलास्टिक होना। लेकिन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है, तो भैया यहाँ पर आपके पास ना कम चांस है कि आप सप्लाई को बढ़ाओगे, आप सप्लाई को बढ़ाने के चांसेस यहाँ कम रखेंगे, ठीक है। ये बातें यहाँ लिखी है। लॉन्गर द पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पर हम सप्लाई को बढ़ाने के चांसेस ज्यादा रखेंगे। शॉर्टर टाइम पे हम कम से कम सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फॉर्म वगैरह बिल्ड करने का समय शॉर्ट टर्म में नहीं है, लॉन्ग टर्म में जरूर है, लॉन्ग टर्म में जरूर है। ये समझा दिया मैंने आपको। तीसरा पॉइंट है बच्चों, प्रोड्यूसर। अगर मैं प्रोड्यूसर की बात करता हूं बेटा, लार्ज और फ्यूअर। अगर प्रोड्यूसर बहुत सारे हैं तो कंपटीशन भी ज्यादा होगा, कम है तो कंपटीशन भी कम होगा, ये तो मैंने पीछे भी समझाया आपको। अगर ज्यादा है तो भैया मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा, इलास्टिक सप्लाई भी ज्यादा होगी। अगर कम है तो भैया मैं कम सप्लाई करूंगा, इन इलास्टिक सप्लाई होगी। यहाँ पर जनरली क्या होता है, कोई कंपटीशन में ही नहीं ना, तो मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा नहीं, मैं सप्लाई को उतना ही रखूंगा, बस प्राइस को बढ़ने दूंगा, ठीक है। चौथा पॉइंट आ जाओ, कैपेसिटी, है ना। अगर आप फुल कैपेसिटी में काम कर रहे हो या लेस देन फुल कैपेसिटी में काम कर रहे हो, तो मैंने आपको बता दिया, अगर फुल कैपेसिटी में काम कर रहे हो तो इनइलास्टिक सप्लाई है, बताया था अभी। लेकिन अगर लेस देन फुल में काम कर रहे हो तो इलास्टिक सप्लाई है, फर्दर प्रोडक्शन पॉसिबल है, यहाँ फर्दर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। पांचवें पॉइंट की बात करो, रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल चीप हो गया है तो भैया सप्लाई बढ़ाओगे, तो मतलब मोर इलास्टिक सप्लाई, मोर इलास्टिक सप्लाई। अगर ये कॉस्टियर है,
रॉ मटेरियल, तो भैया तुम सप्लाई नहीं बढ़ाओगे, लेस इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, इसके बाद अगर मैं कहूं रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट, अगर इसका स्टॉक है, देखिएगा मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं, अगर इसका स्टॉक है आपके पास और प्राइस बढ़ गया है तो सप्लाई बढ़ाओगे। हाँ मैं कह रहा हूं, देख रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट का स्टॉक है आपके पास, बहुत सारा स्टॉक रखा हुआ है और आपको लग रहा है अरे कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया भाई, तो प्राइस अगर बढ़ गया प्रोडक्ट का तो तुम सप्लाई को बढ़ा दोगे, प्राइस अगर कम हो गया तो भैया सप्लाई को कहोगे रोक 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 कम कर अब। ठीक है, फिर फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, अगर इजी है, मान लो कि दो अगर फैक्टर्स हैं उसको सब्स्टिट्यूट करना इजी है, मैं जो यूज कर रहा हूं मशीन उसको हटा के दूसरा मशीन लगाना इजी है, तो मैं सप्लाई बढ़ा दूंगा। अरे बहुत मुश्किल है, 10-20 करोड़ का खर्चा है, नहीं नहीं भैया हार्ड है, तो मतलब मैं सप्लाई को नहीं बढ़ाऊंगा, इन इलास्टिक सप्लाई हो जाएगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर कॉमनली अवेलेबल है, जो मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहा हूं ना बच्चों, वो कॉमनली अवेलेबल है, तो भैया उसको मैं चेंज करके सप्लाई को बढ़ा सकता हूं, लेकिन कॉमनली अबे चाइना से आता है ये सब कुछ, कॉमनली अवेलेबल नहीं है, तो इन इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है ना, फैक्टर्स शॉर्ट डिलीवरी में है तो इलास्टिक है ना, छोटी डिलीवरी में है तो इलास्टिक, बेटा लॉन्ग डिलीवरी है लंबा समय लगेगा तो इन इलास्टिक, अरे रहने दे जैसे चल रहा है वैसे। ठीक है, लेबर रिक्वायर्ड, अगर हायर स्किल्ड के लेबर चाहिए, कहां मिलता है, नहीं मिलते साहब, जितने लगे लगे रहने दे, सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे, इन इलास्टिक सप्लाई। लेकिन लोअर स्किल्ड, अरे बथेरे मिल जाते हैं, लगा ज्यादा से ज्यादा सप्लायर्स सॉरी स्किल लोअर स्किल्ड लेबर को लगा के सप्लाई को बढ़ाओ, तो इलास्टिक सप्लाई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है सर, कैपिटल और लेबर सॉरी, अगर मोबिलाइज्ड होते हैं, मोबिलाइज मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, तो क्या इलास्टिक हो जाएगा बच्चों। लेकिन ये इमोबिलाइज्ड है, ये कहीं जाते ही नहीं है, तो क्या इन इलास्टिक सप्लाई हो जाएगी। जैसे मैं कहूं प्रिंटिंग प्रेस स्विच कर सकता है प्रिंटिंग ऑफ मैगजीन से, कहां पे, ग्रीटिंग कार्ड्स पे। ठीक है, तो मतलब वो अपने रिसोर्सेज को क्या कर रहा है बेटा, दूसरे पे शिफ्ट कर सकता है क्या, हाँ कर सकता है। या प्रिंटिंग प्रेस जो है वो न्यूज़पेपर छापता था और उससे वो मैगजीन और ग्रीटिंग कार्ड छापने लग रहा है, यानी कि मोबिलाइज्ड है ना, तो मतलब इलास्टिक सप्लाई हो जाएगा। इमोबिलाइज्ड होता तो इन इलास्टिक सप्लाई हो जाता। प्रोडक्ट्स की बात करें, कॉन्टिन्यूअस प्रोड्यूस्ड है, कॉन्टिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रहा है तो इलास्टिक। सर कभी कभी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है तो हम उसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, इन इलास्टिक सप्लाई हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर प्राइस आपको लग रहा है बढ़ने वाला है तो आज मैं सप्लाई कम करूंगा, आपको लगता है फ्यूचर प्राइस कम होने वाला है तो आज ही ज्यादा से ज्यादा बेचूंगा, इलास्टिक सप्लाई आज ही ज्यादा से ज्यादा करूंगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। लास्ट के कुछ टॉपिक्स हैं, मैं आपको जल्दी से समझा देता हूं। देखिए मैं बात कर रहा हूं अब, ये डिमांड सप्लाई शेड्यूल आपको मैं बता चुका हूं। ठीक है, इसमें हम लोग जो बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं प्राइस इक्विलिब्रियम की तरफ। देखो प्राइस या इक्विलिब्रियम प्राइस की तरफ, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है बच्चों। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है आपने पढ़ा हुआ है ना, ये कौन सा कर्व है, डिमांड का कर्व, ये कौन सा कर्व है, सप्लाई का कर्व, जहां ये एक दूसरे को काटते हैं ना, वो होता है बेटा इंटरसेक्टिव पॉइंट, इंटरसेक्ट पॉइंट होता है। ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है ना, ये होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये होता है इक्विलिब्रियम प्राइस और ये होता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यही बातें लिखी हैं, इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को, डिमांड एंड सप्लाई जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पर मार्केट इक्विलिब्रियम होता है। क्या होता है बेटा, मार्केट इक्विलिब्रियम। यहाँ पर जितने बायर हैं उतने ही सेलर हैं, मतलब इतने ही कमोडिटी की बाई होगी, इतनी कमोडिटी की क्या होगी बेटा, सेल होगा। इसको हम यूनिक पॉइंट भी कह सकते हैं, यूनिक पॉइंट भी कह सकते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस को हम लोग इसको क्लियरिंग प्राइस के नाम से भी जानते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस को हम लोग क्लियरिंग प्राइस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये आपके पास शेड्यूल बना हुआ है। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। सर देखो, इससे ऊपर का जो प्राइस है उसको हम लोग कह रहे हैं कंज्यूमर सरप्लस, इससे ऊपर का जो प्राइस है कंज्यूमर सरप्लस, इससे नीचे का जो प्राइस है इसको क्या बोल रहे हैं बेटा, प्रोड्यूसर सरप्लस। क्या बोल रहे हैं इसको, कंज्यूमर सरप्लस। जब हम इससे ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो कंज्यूमर का सरप्लस है, इससे नीचे की तरफ, इधर की तरफ जब आप आते हो तो क्या बोलते हो इसको, प्रोड्यूसर सरप्लस। क्या बोलते हो उसको, प्रोड्यूसर्स सरप्लस। ठीक है, चलो देखो ना, ये आपकी सप्लाई कर्व, ये आपका डिमांड कर्व। ठीक है, इससे ऊपर कोई भी पॉइंट है ना, यहाँ पे देख लो इस वाले पे कोई भी पॉइंट कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, इससे नीचे कोई भी पॉइंट वो क्या हो जाएगा बेटा, प्रोड्यूसर सरप्लस। क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस। चलो कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस एक बार मैं बता देता हूं, जहां पर ना ऑलरेडी लर्न दैट कंज्यूमर सरप्लस इज व्हाट, कंज्यूमर वेलफेयर के लिए यूज होता है। प्रोड्यूसर सरप्लस जहां पर ना बेटा उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दिखाई देता है, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिखाई देता है, उसको हम कह देते हैं प्रोड्यूसर्स सरप्लस। ठीक है, ओके डन। चलो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में।